मैं इस रिपोर्ट में आपको जो कुछ बताने जा रहा हूं वो आपके लिए दिल दहला देने वाला होगा, क्योंकि कुछ आप बीतियां होती हैं जिनको मैं कितना ही सुना लूं, कितना ही आप पढ़ लें, आप कभी नहीं समझ पाएंगे। जिसने झेला है उसके अलावा कोई नहीं जान सकता कि उसके साथ क्या बीता। हमास के आतंकियों ने जब हमला किया तो इजराइल में कई मासूमों की जान ली, कई परिवारों को अंधाधुंध गोलियों से भून दिया। आपने खबर सुनी, इतने लोग मारे गए, हमास के आतंकी आए थे, कुछ तस्वीरों को आपने देखा। लेकिन अगर किसी परिवार की कहानी को जानेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसे ही एक परिवार की कहानी सामने आई जिन्होंने बहुत अंतिम समय में अपने परिजनों को कुछ वीडियो मैसेजेस भेजे, कुछ जानकारियां भेजी और उन्होंने बताया कि वो क्या महसूस कर रहे हैं मरने से कुछ देर पहले। सोचिए कितना खतरनाक, कितना खौफनाक वो मंजर होगा कि मासूम बच्चों वाले एक परिवार में, परिवार को पता है कि कुछ देर में उनकी जान जाने वाली है, उन्होंने क्या कुछ कहा गया हो। मैं आपको बताता हूँ, आप उनके दुख का अंदाज़ा, उनकी तकलीफ़ का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करिएगा। हमास के आतंकियों द्वारा हत्या किए जाने से पहले एक परिवार ने अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को मैसेज भेजा। अब वायरल हो रहा है। परिवार के 6 लोगों की हमास ने हत्या की। हमास ने हमला करने के बाद इजराइल में बड़े स्तर पर नरसंहार को अंजाम दिया। उसके आतंकियों ने लोगों को घरों में घुसकर मारा। इनमें ये इजरायली अमेरिकी परिवार भी शामिल था। उन्होंने अपने रिश्तेदारों को मौत से पहले आखिरी मैसेज भेजा था, जो अब वायरल हो रहा है। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार घर के मुखिया योनातन कैडम सिमनटोव ने अपनी बहन रेने बटलर को भेजे मैसेज में लिखा था, वो यहाँ हैं, वो हमें जला रहे हैं, हम सांस नहीं ले पा रहे हैं। 35 साल के टोव, उनकी 35 साल की पत्नी तामार, 6 साल की 2 जुड़वा बेटियां शाहर और अरबेल, 4 साल के बेटे ओमर और 70 साल की मां कैरोल को आतंकियों ने घर में घुसकर मारा। ये लोग गजा की सीमा के पास स्थित किबुत्ज के निर ओज में रहते थे। हमास के रॉकेट हमलों के बाद पहले ये परिवार सेफ रूम में चला गया। तभी इन्होंने अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को मैसेज करना शुरू किया। सबसे पहले इन्होंने कहा कि हम लोग ठीक हैं और इस शेल्टर में हैं। इसी तरह कई और मैसेज भी किए, लेकिन 1 घंटे बाद मैसेज आना बंद हो गए। हमास के आतंकी इनके घर में घुस आए और सेफ रूम तक पहुंच गए। इसके बाद इनकी तरफ से किसी को मैसेज नहीं किया गया। इनकी फैमिली फ्रेंड यिशाई लाकोव ने फेसबुक पोस्ट पर लिखा है, हम तामार को वर्षों से जानते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के दौरान एक विशेष कार्यक्रम में मेरा नेतृत्व किया था। हमारा दिल टूट गया है। दुष्ट हत्यारों ने एक पूरे परिवार को मार डाला। बच्चों और माता पिता को केवल इसलिए गोली मार दी क्योंकि वो यहूदी थे, और ये ढेरों कहानियों में से एक है। ये असहनीय है। यिशाई ने आगे लिखा, इजराइल में हमारे भाई, दोस्त और पड़ोसी सभी को रिजर्व ड्यूटी के लिए बुलाया गया है और उनमें से कई गजा सीमा की ओर जा रहे हैं। उनमें से कई अपनी पत्नियों को गर्भावस्था के आखिरी वक्त में और छोटे बच्चों को छोड़कर जा रहे हैं। डर और तनाव हैरान कर देने वाला है और हम सैनिकों के हाथों को मजबूत करने की बात करते हैं और उनको सुरक्षित घर वापस लाने के लिए भगवान पर भरोसा रखते हैं। ये कुछ बातें हैं। देखिए, मैंने आपको कहा कि किसी एक कहानी से हम कभी भी अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि इन लोगों पर क्या बीत रहा है, लेकिन एक परिवार जहां मासूम बच्चे, 3 मासूम बच्चे, एक वृद्ध माँ है और एक ऐसा परिवार, एक ऐसे दंपत्ति जिन्होंने अभी जीवन में बहुत महज 34 साल 35 साल की उम्र है जिनकी, वो लोग इजराइल में इस क्षेत्र में जब रह रहे थे, शायद हो सकता है वो इन चीज़ों से वाकिफ़ थे। इजराइल में हर जगह पर सेफ़ हाउस होते हैं। ये सेफ़ हाउस, और इजराइल में ही नहीं, फ़िलिस्तीन में भी होते हैं। ये इसकी आदत हो चुकी है। स्कूलों में वहाँ पर सेफ़ हाउस होते हैं। सेफ़ हाउस का मतलब है कंक्रीट की दीवारों से बनाई गई घर की एक ऐसी जगह जहाँ पर युद्ध के वक्त या हमले के वक्त आप छुप सकते हैं। और यहाँ पर छुपना या ऐसे सेफ़ हाउस में चले जाना कोई नई बात नहीं। मैं उस इजराइल की बात कर रहा हूँ जो पूरी दुनिया को तकनीक बेचता है। भारत भी हथियारों के मामले में दूसरे बड़े खरीदार के तौर पर इजराइल की तरफ देखता है। इजराइल ने हथियार बनाने में इतनी महारत हासिल कर ली। पानी की तकनीक भी उनकी काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। समंदर के पानी को पीने लायक बनाने कई तकनीकी पहलू हैं जिन पर इजराइल ने पूरी दुनिया में खुद को शक्तिशाली बनाया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुद को शक्तिशाली बनाया। लेकिन मानवता के लिहाज से, क्योंकि वो हमास से और फ़िलिस्तीन के इस क्षेत्र से घिरा हुआ है और ये लड़ाई दोनों तरफ से है। देखिए, आपको इजराइल का समर्थन करने वाले मिल जाएंगे, आपको फ़िलिस्तीन का समर्थन करने वाले मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर दोनों ही तरफ से आम लोगों का समर्थन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इजराइल अपने डिफेंस के लिए लड़ रहा है क्योंकि अब वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, क्योंकि भारत के स्टैंड को लेकर कई लोग कहते हैं कि हम इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। इजराइल का समर्थन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इजराइल ने एक बहुत व्यवस्थित तरीके से अपने आप को एक बड़ा और मजबूत देश बनाया, वो भी ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जब सेफ हाउस में लोग रहने को मजबूर हैं।
दूसरी तरफ फ़िलिस्तीन भी है। फ़िलिस्तीन में अगर ईरान को या अन्य देशों को इन लोगों को डेवलप करना था तो इनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना चाहिए था, इन लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन इजराइल के मुकाबले वो हो नहीं पाया। यह आतंक की आग में ज़्यादा झोंके गए क्योंकि यहाँ लड़ाई ज़मीन की थी। हाँ, ये बात भी सही है कि इजराइल चाहता है कि फ़िलिस्तीन की इस ज़मीन को वो अपने साथ शामिल कर ले, लेकिन हो सकता है ये इनका अपना मसला हो सकता था। पर पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें जब इसमें उतर आईं और अपनी आपसी खींचतान के लिए इसको अखाड़े की तरह इस्तेमाल कर लिया, तो यहाँ पर मासूमों की जान इस तरह से ख़तरे में आ गई। इसीलिए हर घर में सेफ़ हाउस होता है, हर स्कूल में सेफ़ हाउस होता है। मारे गए लोग अमेरिकी दंपत्ति थे, लेकिन यहूदी थे और इजराइल उनका देश है, तो वो यहाँ पर रह रहे थे। वो बच गए थे। 1 घंटे तक तो वो बताते रहे हमले के बारे में अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, लेकिन उसके बाद में जब हमास के या आतंकी इन सेफ हाउसेस में रुक, और ऐसा एक परिवार के साथ नहीं हुआ, ये एक आध कहानी है जो हमारे सामने आई है, बाकी लोगों के साथ भी यही निर्ममता हुई होगी। और आप सोचिए कितने खतरनाक होंगे वो लोग जो मासूम बच्चों पर भी तरस नहीं खाते और इस तरह से गोलियों से उन्हें भून डालते।